बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कैबिनेट और में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान के साथ अमली तौर पर तामीरी राब्ते कायम करे ताकि बाहमी खदशात को दूर करके ट्राइका प्लस ममालिक के मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उन्होंने ये बात अफगानिस्तान के बारे में ट्राइका प्लस के खुसूसी नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान कही। अफगानिस्तान में सूरत हाल खराब हुई तो अलकायदा, दाइश, कलअदम, टीटीपी अफगानिस्तान में अपने मराकज़ कायम कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट की हालिया रिपोर्ट परेशान कुन है। दुनिया को अफगान अवाम की मदद के लिए आगे आना होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतखानों के प्रेस अताशियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान अमेरिका के साथ कसीरुल जहती तवीलुल मयाद बाहमी ताल्लुकात का ख्वाहा है। अफगान अवाम को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए आलमी बरादरी मरबूत काविशें करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट से गुफ्तगू। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। अबूरी हुकूमत में तमाम कौमों की नुमाइंदगी मौजूद है। आर्मी बरादरी के एतराज़ात दुरुस्त नहीं, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। बेशतर तालीमी इदारे खुल चुके हैं। ख़वातीन को नौकरियों से नहीं रोका गया। अफगानिस्तान पर पाबंदियां बिला जवाज हैं। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद से खिताब। अपोजिशन मुल्क की वसी तर कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए मुश्तरका मफादात की तमाम अहम इस्लाहात पर जामे फैसला साजी के लिए हुकूमत के साथ आगे बढ़े। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के नाम खत। महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को करार देना मुनासिब नहीं। गन्ने के किसानों को इजाफी पैसे मिलेंगे। आने वाले दिनों में अशिया खुदोनोश की कीमतों में कमी आएगी। इत्तलात व नशरियात के वजीर ममलकत फारूक हबीब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया दूसरी मरतबा और न्यूजीलैंड पहली मरतबा फाइनल खेलेगा। फातिह जो भी हो पहली मरतबा ट्रॉफी उठाएगा। और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम आज रात दुबई से ढाका रवाना होगी। सीरीज में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस शामिल। T20 मैचेस 19, 20 और 22 नवंबर को ढाका में खेले जाएंगे। मोहम्मद हफीज की जगह इफ्तिखार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम और शुएब मलिक 16 नवंबर को बांग्लादेश में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एहसास राशन प्रोग्राम इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव और ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिए। वी आर सपोर्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू डू द राइट थिंग। ऐसे दौर में हैं जो कि बड़ा मटीरियलिस्टिक दौर है, यहाँ लोग बेहिस होते जा रहे हैं। प्रोग्राम का एहसास नाम रखें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन ये थी कि हमने एक बहुत बड़ा पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम लाना है। कैसे ये तयन करें कि कौन डिजर्विंग है? घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है या कुछ भी नहीं है, घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, घर में कितने लोग रहते हैं।
आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्राइका प्लस के खुसूसी नुमाइंदों से मुलाकात के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान के साथ अमली तौर पर तामीरी राबते कायम करें ताकि बाहमी खदशात को दूर करके ट्राइका प्लस ममालिक के मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उन्होंने ये बात अफगानिस्तान के बारे में ट्राइका प्लस के खुसूसी नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान कही। ट्राइका प्लस में चीन, रूस, अमरीका और पाकिस्तान शामिल हैं। ट्राइका प्लस मैकेनिज्म की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और आने वाले चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए इस्लामाबाद में कामयाब इजलास पर ट्राइका प्लस के खुसूसी नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। खित्ते की सलामती और खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि वो मुसलसल इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं है और पाकिस्तान ने एक जामे सियासी तस्फिये की हिमायत की। बदलती सूरत हाल में वज़ीर आज़म ने जामी हुकूमत, इंसानी हुकूक के एहतराम और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने इंसानी बहरान और इक़्तिसादी तबाही से बचने के लिए अफगानिस्तान को फौरी इंसानी इमदाद के साथ साथ इक़्तिसादी मदद की फराहमी पर भी जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आलमी बिरादरी सूरत हाल की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए अफगान अवाम की मुश्किलात कम करने में मदद के लिए मुंजमद असासों की रिहाई समेत फौरी इक़दामात करेगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत चाहते हैं। खदशा है कि अगर अफगानिस्तान में सूरत हाल ख़राब हुई तो अलकायदा, दाइश, कलदम TTP अफगानिस्तान में अपने मराकज़ कायम कर सकती हैं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफारतकारों के प्रेस अताशियों से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अफगानिस्तान के बारे में इकोनॉमिस्ट की हालिया रिपोर्ट परेशान कुन है। दुनिया को अफगानिस्तान की आवाम की मदद के लिए आगे आना होगा। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि सफारत खानों को जाने वाली मालूमात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल से फेक न्यूज़ और जाली खबरों के मसाइल ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि हम नई कानून साजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। PMDA का आइडिया तजवीज़ करने का मकसद तमाम कवानीन को यकजा करना था। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई मामलात पर गलत और जाली प्रोपेगेंडे किए। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि बहुत से दूसरे ममालिक भी इस किस्म के मसाइल से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि वजारत इत्तलात को सफारत खानों में इत्तलात के शोबे से वाबस्ता अफराद से राब्ता रखना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। आर्मी चीफ ने मौजूद मेहमान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ कसीरुज्जहती तवीलुल मियाद बाहमी ताल्लुकात का ख़्वाह है। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी बिरादरी को तवज्जो देनी चाहिए और इस हवाले से अफगान अवाम को मौशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए मरबूत काविशें करनी चाहिए। मौजूद मेहमान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। थॉमस वेस्ट ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम और सरहदी उमूर बेहतर बनाने में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की। उन्होंने इस अज़म का अदा किया कि पाकिस्तान के साथ तमाम सतह पर सफारती ताउन को बेहतर बनाया जाएगा। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ से अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट की सरबराही में अमरीकी वफ़द ने मुलाकात की। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द से गुफ्तगू में डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है। इस मसले से निपटने के लिए दुनिया को ऐसा निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए अफगानों तक इमदाद शदीद सर्दियों से पहले पहुँच सके। मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि तालिबान को तामीरी मुज़ाकरात में शामिल करने की ज़रूरत है क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में सियासी खला दहशतगर्द तंजीमों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इस मौके पर दोनों अफ्रीकैन ने तमाम शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। नाज़रीन, अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान की मदद की है। पिछले 40 साल से अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान अफगान ताजरों और अफगान शहरियों को आमदोरफ्त में मज़ीद सहूलियात फराहम करेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए अमीर खान मुत्तकी का कहना था कि इस वक्त अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर मौजूद नहीं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। उन्होंने अफगान उबूरी हुकूमत पर आलमी बिरादरी के एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और मुस्तक़बिल में भी पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात और ताउन जारी रखने के ख़्वाह हैं।
افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے افغان عبوری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 20 برسوں کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے مکمل تعاون اور حمایت کے باوجود بھی افغان عوام کی زندگیاں مشکل تھیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا، اس وقت افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں، دوسری جانب ہم دیکھیں تو بھارت سلامتی کونسل کی مشیروں کی سطح پر ایک اہم کانفرنس بھی کر رہا ہے، اس تمام تر صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ میرے خیال میں اس تمام صورتحال میں پاکستان کی ریلیونس تو ساری دنیا جانتی ہے اور سمجھتی بھی ہے۔ ہندوستان جو ہے آج کی جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں، اس کا جو سب سے اہم ایجنڈا تھا وہ ملک میں مہنگائی کا مسئلہ تھا۔ اس کے اوپر بڑا تفصیل سے اس کے اوپر غور کیا گیا ہے اور جو اقدامات حکومت لے رہی ہے اس کے اوپر پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ جو اس وقت بڑے پروگرام ہیں ہمارے، انصاف صحت کا جو پروگرام ہے، احساس کا جو پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ پھر کامیاب پاکستان کے جو پروگرام ہے، اس میں اس کا بریفنگ بھی دی گئی ہے اور ان میں بہت بڑی پیمانے کے اوپر اضافہ جو ہے وہ کیا جائے گا تاکہ جو عام آدمی ہے اس کو جو اس وقت مہنگائی سے جو اس کی جو بنیادی وجوہات ہے وہ جیسے آپ سبھی کو معلوم ہے کہ وہ بین الاقوامی انفلیشن ہے، اس وقت بین الاقوامی اس وقت حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے کرونا کے بعد مہنگائی ایک کی لہر پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے پاکستان ان چند معیشتوں میں ہے دنیا میں جو کرونا سے نبرد آزما ہوئی بڑی کامیابی سے، اور ہم بڑی کامیابی سے کرونا سے باہر نکلے ہیں۔ کوئی اور ملک اس وقت دنیا میں، امریکہ جیسی جو بڑی معیشت ہے، آپ دیکھیں تو اس وقت جو وہاں پہ جو حکومت ہے وہ شدید دباؤ میں ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ برطانیہ کی حکومت شدید دباؤ میں ہے مہنگائی کی وجہ سے، اسی طرح سے یورپی یونین کی حکومتیں، ہندوستان کی حکومت، اس کے ساتھ بنگلہ دیش، ہر جگہ مہنگائی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے ایک جو دنیا کو ایک جھٹکا لگا ہے، ابھی اس سے باہر آ رہے ہیں اور اس میں وقت لگے گا، لیکن اس کے باوجود کہ اتنی بڑی چیلنج جو ہے وہ پاکستان نے اپنی کمزور معیشت کے باوجود ہم نے اس کا مقابلہ کیا۔ دنیا میں اور کتنی معیشتیں ہیں جو 5% کے اوپر گرو کر رہی ہیں، ترقی کر رہی ہیں، جس طرح پاکستان گرو کر رہا ہے۔ دنیا میں تو اس وقت جو گروتھ ہے وہ ساری نیگیٹو ہے، پاکستان میں ترقی کی شرح جو ہے وہ بڑھی ہے۔ اسی طرح سے 1100 ارب روپیہ زرعی معیشت میں گیا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری میں 600 ارب روپیہ جو ہے وہ لگا ہے، جس سے عام مزدور کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، مستری کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے، پلمبر کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے، دکاندار کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ گاؤں میں اٹھا کر کے دیکھیں، آج آپ اخبار میں اعداد و شمار دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کس قدر زیادہ آپ کی گاڑیوں کی بکری میں اضافہ ہوا ہے۔ موٹر سائیکلز کی جو ہے تقریباً دگنی اس وقت فروخت چلی گئی ہے، ٹریکٹرز دگنے چلے گئے ہیں، یوریا کھاد کی کھپت بڑھ گئی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 26% پیٹرول کی کھپت بڑھ گئی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، 13% بجلی کی کھپت بڑھ گئی ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک جو سیلریڈ کلاس ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے شہروں میں، اس کی آمدنی کا اس کو سکویز ہوا ہے، وہ اس کو مہنگائی کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ وہیں پر بہت سارے دوسرے ہمارے طبقات ہیں جن کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ تمام جو فگرز ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہی ہیں۔ اور اب ہم نے یہی کیا ہے کہ وہ طبقات جو مہنگائی سے زیادہ جن کو ایک کہیے کہ اس کے شکنجے میں پھنسے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہم ان کا سامنا کریں اور ان کو ہم وہ سہولیات جو حکومت اس وقت دے سکتی ہے وہ ہم ان کو بہم پہنچائیں، جس سے ان کی جو مہنگائی کی شدت ہے اس کا وہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ سو بنیادی طور کے اوپر جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی تھی، اس کا آج کا اجلاس جو تھا وہ معیشت اور مہنگائی کے اوپر فوکس تھا۔ اس کے ساتھ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا میں، ان کے اوپر
बहस रही और ये जो अभी फैसला आया है हाई कोर्ट का, जिसके नतीजे में एक वहाँ पर सूरत हाल पैदा हुई है कि अब वो कह रहे हैं कि जमाती इलेक्शन कराएं। कानून कहता है कि जो यूनियन कौंसिल की सतह के इलेक्शन हैं वो गैर जमाती होने हैं। उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अदालत को पटिशन की है और हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो फ़ैसला जल्द करे ताकि इसके ऊपर हम आगे बढ़ सकें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आज की कोर कमेटी ने वज़ीर आज़म साहब का जो इक़दाम था सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का, एक बहुत ही मुख्तसर नोटिस के ऊपर उसकी पजीराई की है और उसका खैर मकदम किया है। इससे पहले आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था तो वो पूरा जत्था लेके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ इमरान खान है कि जो सिर्फ आधे घंटे के नोटिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट की जो भी तवक्कुआत थी उनके मुताबिक जो है उन्होंने जवाब दिया। और इससे ये एहसास होता है कि कितना तहरीक इंसाफ जो है वो एक अदालतों को अहमियत देती है और हम जो आइन का एहतराम करने को लाजम समझते हैं। कोर कमेटी के इजलास में जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में जो इकोनॉमिस्ट की हालिया रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2 करोड़ 40 लाख लोग वहाँ पर इंतहाई अफलास का शिकार हो गए हैं और वहाँ पे भूख की वजह से 8 बच्चे जो हैं वो तो सिर्फ भूख की वजह से जान से हाथ धो बैठे हैं। और हमें वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चे फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके ऊपर बड़ी तशवीश है और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया और ख़ुसूसन मुस्लिम दुनिया जो है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के लिए उठे और वो इसके ऊपर जो है वो बात करें। हमारी ये ख्वाहिश है कि 2023 का जो इलेक्शन है उसमें जो इंतखाबी इस्लाहात तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तजवीज़ की हैं वो पार्लियामेंट में जल्द मंजूरी के लिए आएँ। इस मकसद के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि स्पीकर साहब जो हैं वो पहले ही अपोजिशन से राब्ते में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर इत्तफाक़ी राय पैदा किया जाए और ये हमारी कोई इमरान खान या PTI का कोई ज़ाती इशू नहीं है। हर दफ़ा हम ये समझते हैं कि हम कह रहे होते हैं जो भी इलेक्शन हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है। हम एक ऐसा निज़ाम तजवीज़ कर रहे हैं जिससे धांधली की शिकायत नहीं होंगी। अगर आपके पास कोई अपना अल्टरनेट है तो आप अपना पेश कर दीजिए। बहरहाल इसके ऊपर भी हम जो है वो कंसेंसस से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और एक मशावरती कमेटी जो है वो इस सिलसिले में तश्कील दे दी गई है जो कि करेगी। देखिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद वफाकी सियासी जमात है। इमरान खान जो हैं उनका जो वोट है वो खैबर से लेकर के कराची तक और गवादर से लेके लाहौर तक हर जगह के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, हर जगह के ऊपर अगर एक कोई वफाक का लीडर है तो इमरान खान है। और हम बात जब करते हैं तो हम सुबाइयत की बात नहीं करते हैं, हम फ़िरका वारियत की बात नहीं करते हैं, हम एक नेशनल कौमियत की बात करते हैं और हम एक वो जमात हैं जो वफाक के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखती है, फेडरेशन के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखती है। बाकी सारी जमातें तो कोई 1 डिवीज़न की पार्टी है, कोई 3 डिवीज़न की पार्टी है और वो अपनी छोटी छोटी ईगोज़ को साथ लेके छोटी छोटी अना को पालने के लिए सारी उनकी गुफ्तगू होती है। इमरान खान और PTI वो इस वक्त पाकिस्तान की वो सियासी कुव्वत है जो सिर्फ फेडरेशन और पाकिस्तान की बका के लिए आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह ये जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है इसको भी हम इंशाल्लाह आगे लेकर चले। सर इत्तेहादियों के हवाले से बताइएगा कि ये मशावरती अमल है फौज साहब, ये किसके प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे लीड इसको? ये आपने बताया कमेटी बना दी है, मशावरत प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे अपोजिशन के साथ या कोई और करेगा? और कमेटी में कौन कौन लोग हैं? नहीं वो तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कमेटी में जो जिम्मेदारी है फ़िलहाल वो स्पीकर साहब के पास है। स्पीकर साहब को पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने जब असम्बली में तकरीर की थी, ये तो चूँकि पार्लिमान है ना, तो पार्लिमान की जो भी मशावरत है वो स्पीकर ऑफिस ही बेहतर है जिसको इस्लामाबाद में मुलाकातें हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान एक बार फिर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, PDM में जा रही है, पीपल्स पार्टी भी इस तरह का इम्कान नज़र आ रहा है। क्या समझते हैं कि PDM कुछ करने जा रही है? देखें बात यह है कि ये सारा पहले ही भानमती का कुनबा है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया था। अपोजिशन का कौन सा, ना इनके पास कोई लीडर है, ना इनके पास बिलावल भुट्टो साहब जो हैं बड़ी माजरत से, उनको तो लड़काना की गलियों का भी नहीं पता। उनको क्या पता कि पाकिस्तान की सियासत क्या है। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो पहले सारी जत्था लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ आए थे। अब ये सारी जो अपोजिशन है थके हुए पहलवानों पे मुश्तमिल है, ये एक दूसरे का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई ताकत की गोलियां चाहिए, वो मुयस्सर नहीं है।
اس لیے آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں، پھر کوئی کھڑا ہوتا ہے پھر کوئی گر جاتا ہے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے جب پاؤں اپنے نہ ہوں، جب ٹانگیں اپنی نہ ہوں، جب طاقت اپنی نہ ہو تو کون کہاں تک چل سکتا ہے؟ اتحادی جماعتوں کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں آپ کے، بالخصوص کاف لیگ کو پنجاب میں مسائل ہیں، ان کو وفاق سے نہیں ہیں، تو وہ دور ہو گئے ہیں؟ دیکھیں سیاسی مسائل تو تحریک انصاف میں جو ہیں وہ بڑے ہوں گے، ایم این ایز کے، ہمارے ایم پی ایز کی شکایتیں ہوں گی، سیاست میں ہر ایک اتنا اجتماعی یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے یہ اجتماعی حکومت کا نام ہے. جب اجتماعی حکومت ہوتی ہے اس میں روزانہ کسی نہ کسی کی شکایت ہوگی، کسی نہ کسی کی بات ہوگی، اور یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب سے جب ملی ہیں انہوں نے اپنے پورے جو اعتماد کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم صاحب کے اوپر، ان کے فیصلوں کے اوپر، اور اسی طرح سے جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی اتحادیوں کو ہم ساتھ پاکستان آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور اپوزیشن جماعتیں ہیں سب کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ تحفظات ہیں، پونے 2 سال پڑے ہیں الیکشن میں، کیا اتنا قانون سازی اور کیا یہ پورا میکنزم بن پائے گا؟ دیکھیں یہ تو بن چکا ہے میکنزم، ہر چیز بن چکی ہے، ہم صرف اب اس پہ اتفاق رائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیں جس طرح میں نے عرض کیا ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام قوتیں اس میں شامل، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا آپ ہمارے الیکٹورل ریفارمز آپ کو پسند نہیں ہیں آپ اپنے لے آئیے، ہم اس پہ بحث کر لیں گے. مشترکہ اجلاس کب بلا رہے ہیں دوبارہ، کوئی ہے پلان آپ کا؟ دیکھیں اس کے لیے تو پوری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اتفاق رائے کی جو کوشش ہے اس کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ وہ اس کے مطابق جو اجلاس بلائیں گے جب ہم اس میں آگے اس کے اوپر بڑھیں. اصلاحات کے اوپر اپوزیشن اسٹیک ہولڈر ہے، آپ نے ان کو بلا لیا، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی اسٹیک ہولڈر ہے، کیا اس کے ساتھ بھی بات کی جائے گی؟ الیکشن کمیشن سے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے پچھلے ہفتے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور الیکشن کمیشن یقیناً بڑا اہم ادارہ ہے اور ہم اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ دیکھیے میں نے جس طرح وزیر اعظم صاحب نے، اگر آپ نے دیکھا ہو کل کی تقریر میں بار بار یہ بات کہی ہے، الیکٹورل ریفارم سے مطلب آپ مجھے بتائیے ہمیں کیا کون سی اور حکومت ہے پاکستان میں تحریک انصاف کے علاوہ جس نے کبھی الیکشن اصلاحات کی بات بھی کی ہو؟ ہمیں تو سوٹ کرتے ہیں الیکشن میں کوئی اصلاح نہ ہو. اگر عمران خان وہ آدمی ہے جو کہ کرکٹ کے اندر ایک نیوٹرل امپائر لے کے آئے، اب وہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس میں الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھائے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں آپ کو پی ٹی آئی کی اصلاحات پسند نہیں ہیں، آپ اپنی اصلاحات کا پیکیج دیں. ایک منٹ یار، اتحادیوں کے علاوہ خبر آئی تھی کہ پرویز خٹک صاحب نے کچھ لوگوں نے مخالفت کی ہے جماعت کے اندر، تو کلیئر کر دیجیے ایسی کوئی بات کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ ہے؟ یہ اطلاعات خبریں چل رہی ہیں کہ شاید جی ڈی ایم ایل کے جو ہے یار اس سپوزیشنز بیچاری سے کیا خطرہ ہے؟ سر کرکٹ سر ٹیم کل سیمی فائنل میں آ رہی ہے، ہمارا بڑا ہم ہوپ کر رہے تھے کہ ابھی وزیر اعظم صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو ٹیم ہے جس طرح سے وہ کھیلے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں. باقی کبھی کسی کا اچھا دن ہوتا ہے، کبھی کسی کا برا دن ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اپنی پوری ہماری ٹیم کے اوپر فخر ہے اور پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پیچھے کھڑی ہے. تھینک یو سر. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین میڈیا سے بات کر رہے تھے اور ان کے سوالات کے جواب بھی دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اجلاس کا اہم ایجنڈا مہنگائی کو کنٹرول کرنے سے متعلق تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑے پروگرام احساس پروگرام صحت کارڈ سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے. وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس میں پارٹی ارکان کو اعتماد میں لیا گیا ہے. مہنگائی کے باعث امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک بھی اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے. دیگر ممالک کی نسبت پاکستان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے. اور ناظرین ایک بار پھر بات کریں گے افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. بات ہو رہی تھی افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے. موجودہ جو حالات ہیں ان میں ان کا جو دورہ ہے کتنا اہم ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں کافی اہم ہے. یہاں سے بھی لوگ آتے جاتے ہیں افغانستان کابل، اور جو موجودہ حکومت ہے ان کو کوئی مشورے یا وہ جو پوچھنا چاہتے ہیں میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے ان طالبان کی حکومت کے بارے میں ایک
ओपिनियन बनाना चाहती है और वो चाहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, तो मेरे ख्याल में उनके कैबिनेट में जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें अमीर मुत्तकी का एक बड़ा मकाम है और मैं समझता हूँ कि उनका यहाँ पर आना और अपने आइडियाज़ या जो उनकी जो भी मुश्किलात है उसके बारे में बातचीत होगी और जो भी पाकिस्तान उनको मशवरा दे सकता है वो देंगे। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी बात होगी, तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रिगेडियर साहब, इसके साथ साथ ये फरमाइएगा, ट्राइका प्लस के नुमाइंदों के साथ भी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान बारहा ये कोशिश कर रहा है कि आलमी बरादरी जो है वो अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं उनको संजीदगी से ले। ज़ाहिर है सर्दियों का वहाँ मौसम शुरू हो रहा है, फिर मामलात वहाँ मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में आलमी बरादरी का जो किरदार है, ट्राइका प्लस ममालिक का जो किरदार है, इसे किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है। ये जो ममालिक है उनके यहाँ पर्टिकुलरली इंसानी हुकूक का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इंसानी हुकूक जिसको वो समझते हैं, दरअसल यहाँ पर वो ऐसा केस है ही नहीं। जिस तरीके से वो देखना चाहते हैं कि औरतें जो है वो आज़ाद है या नहीं है, या वहाँ पर वो क्या कर रही हैं, वो बाजार में फिर रही है या नहीं फिर रही हैं, क्या दुपट्टा उन्होंने पहना हुआ है या नहीं पहना, ये अहम नहीं है। बुनियादी हुकूक अभी है कि क्या वो जिंदा रहेंगे, क्या वो जिंदा रह सकते हैं। अभी सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर जो इंसान है, चाहे वो मर्द है या ख़वातीन है या बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें इनके नोटिस में लाना और उनको पॉइंट ब्लैंक के ऊपर समझाना, ये पाकिस्तान का काम है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसको कर रहा है। जी ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताइएगा, आपके मुंजमद असासों की बहाली के हवाले से वज़ीर आज़म बारहा ये कह चुके हैं कि इन असासों की बहाली अज़हद ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पर कोई इंसानी बहरान आने वाले वक्त में जन्म ना ले। इंटरनेशनल भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि वहाँ पर इंसानी बहरान का शदीद ख़तरा मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हम ये उम्मीद रखें कि आलमी बरादरी कुछ लचक का मुजाहरा करेगी? मेरे ख्याल में करना चाहिए, और अगर नहीं करेगी तो बहुत बड़ा अलमिया जो है वो पैदा होगा इस इलाके में, जिसके अंदर पूरी पॉपुलेशन जो है मजबूर होके किसी और तरफ चलना शुरू हो जाती है। अमेरिका जो है वो एक किस्म का सियासत लड़ना चाहता है, उसको वहाँ पर शिकस्त हुई है, उसको ये अभी भूलना चाहिए। अभी इंसानी हुकूक पे आना चाहिए, जो बुनियादी इंसानी हुकूक है, और वो ये है कि यहाँ पर लाइफ को सपोर्ट किया जाए। मेरे ख्याल में उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ पर और इंटरनेशनल मीडिया को वो कुछ करोड़ डॉलर्स का उन्होंने सैंक्शन किया है। ये इंतहाई कम है। दरअसल इसलिए बात की जाती है कि इनके जो अपने असासे हैं जो 9-10 बिलियन के करीब है, उसको गैर मुंजमद करना चाहिए ताकि इनको मिले और यहाँ पर जो है वो जिंदगी शुरू हो। इतनी देर में पाकिस्तान की तरफ से जो भी हो सकता है मदद, खुराक में, दवाइयों में, दूसरी चीज़ों में, वो पाकिस्तान कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हमें अपने कीमती आरा से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो मुल्क की वसी तर कौमी मुफाद को मद्देनजर रखते हुए मुश्तरका मुफादात की तमाम अहम इस्लाहात पर पार्टी सियासत से बालातर होकर जामे फैसलासाजी और इत्तेफाक की राय पैदा करने के लिए हुकूमत के साथ आगे बढ़ें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के नाम खत में असद कैसर ने कहा कि वसी तर अवामी मफाद में इंतखाबात, तरमीमी बिल 2021 समेत मुख्तलिफ बिलों पर दोबारा मुशावरती अमल शुरू करने और कानून साजी के लिए तश्कील दी गई मुतफ़िका कमेटी के फॉरम को बरूए कार लाया जाए। अपोजिशन लीडर को इस ज़िम्न में अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ बिल बशमूल इंतखाबात 2021 कौमी असम्बली के पास हो चुके हैं, लेकिन मुकर्ररा वक्त में सेनेट से मंजूर ना हो सके। मज़कूरा बिल मजलिस शूरा के मुश्तरका इजलास में ज़ेर गौर आने हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि इन बिलों पर गौर करने और तरमीम तजवीज़ करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के इत्तफाक़ राय से कानून साजी से मुतालिक कमेटी तश्कील दी गई थी।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बैंकिंग मुहतसब का बैंक फ्रॉड मुतासरीन को 1 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम लौटाने का हुक्म बरकरार रखा है। फैसले में यह कहा गया था कि मुहतसब के फैसले के मुताबिक अलबरका बैंक शहरी को 90 लाख रुपए जबकि हबीब बैंक शहरी को 50 लाख रुपए की रकम लौटाए। सदर ममलकत ने बैंकिंग मुहतसब के फैसले के खिलाफ प्राइवेट बैंकों की अपील मुस्तरद कर दी। सदर ममलकत ने कहा कि फ्रॉड मुतासरीन को बैंक इंतजामिया के हाथों तकलीफ बर्दाश्त करने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो किसी भी फ्रॉड केसेस और बैंक इंतजामिया की बद इंतजामी के खिलाफ इंसाफ के लिए बैंकिंग मुहतसिब से रुजू करें। तफसीलात के मुताबिक मिसेस जाहिदा नसीम ने चेक पर दस्तखत करके और फॉर्म पुर करके 1 करोड़ रुपए अलबरका बैंक में जमा करवाए। ब्रांच मैनेजर उमर इकराम ने मिसेस नसीम को जाली अकाउंट स्टेटमेंट टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दिए। बाद में इंकशाफ हुआ कि बैंक मैनेजर 12.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड में मुबैना तौर पर मुलव्विस था। मैनेजर खराब और जाली स्टेटमेंट तैयार करने और बैंक सारिफीन को फराहम करने में माहिर था। हबीब बैंक फैसलाबाद ब्रांच की मैनेजर अख्तर हुसैन ने मुश्ताक अहमद बाजवा नामी समंदर पार पाकिस्तानी को 50 लाख के फ्रॉड का निशाना बनाया। मैनेजर ने शहरी की रकम जमा कराई की रसीद देने के बजाय जाली रसीद दी। मैनेजर को बाद में FIA फैसलाबाद ने गिरफ्तार कर लिया था। फ्रॉड साबित होने और बैंकों के एतराफ के बावजूद शहरियों को रकम वापस नहीं की जा रही थी। अपनी रकम वापस न मिलने पर शहरियों ने इंसाफ के लिए बैंकिंग मुहतसिब से रुजू किया। बैंकिंग मुहतसिब ने बैंकों को गुमशुदा रकम वापस लौटाने का हुक्म दिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलकत फर्रुख हबीब ने कहा है कि अपोजिशन मफाद परस्त टोला है, इन्हें अवामी मसाइल के हल में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ मामलात तय हो जाएंगे, अपोजिशन इस पर खुश ना हो। महंगाई एक आलमी मसला है, ताहम इसके हल के लिए एहसास राशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की मुखालिफत कर रही है, उसकी अपनी साख खत्म हो चुकी है। लॉन्ग मार्च जैसे इकदामात से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले फैसलाबाद की GC यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फिजियोलॉजी सेमिनार से खिताब करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने कहा कि नौजवानों की इस्तेदाद कार में इजाफे और तरक्की के लिए मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 100 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ में तहकीक के फ़रोग के लिए HEC की रिसर्च बजट में 15 अरब रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत अब तक नौजवानों में 30 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से काज़ाकिस्तान के सफ़ीर ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की और दो तरफा ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के माबैन तजारती रवाबित से इलाके की तरक्की में भी नुमायाँ पेशरफ्त होगी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया का बड़ा फौजी इलाका बना दिया गया है। रवां साल अक्टूबर में 21 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। भारत में अक़लियतों पर जारी मजालिम पर गहरी तशवीश है। इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि OIC नुमाइंदा खुसूसी यूसुफ अल दोबे और उनके वफ़द ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान सिविल सोसाइटी से मुलाकात की और मकबूजा कश्मीर के मुतासरीन के मसाइल सुने। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के वफ़द से अफगान मुहाजिरीन की वापसी और बॉर्डर मैनेजमेंट पर बात हुई है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि ताइवान चीन का हिस्सा है और पाकिस्तान वन ताइवान को तस्लीम नहीं करता। मज़ीद मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आज के मेहमान के बारे में अगर मैं आपको ये कहूँ कि उनकी शख्सियत, बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनसे हम तो वाकिफ ही नहीं हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट, जिन्होंने ज़िंदगी में गुर्बत का, मुश्किलात का और हालात का बड़ा डट के मुकाबला किया। हमारी तारीख से मोहम्मद रफ़ी भट्ट साहब जैसे बानी पाकिस्तान के इतने करीबी साथी, तहरीक पाकिस्तान में इतने अहम किरदार, कैसे हम भूल गए। ये एग्जाम्पल है आपके लिए कि हिस्ट्री कितनी डिस्टॉर्टेड भी होती है और कितनी इग्नोर्ड भी होती है लोगों के बारे। रफ़ी भट्ट का जो रोल था, कायद आज़म ने जो मुकर्रर किया था, जब पाकिस्तान बनेगा
तो उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकॉनमी को आके लेकर जाना। मैं हैरान हो गया आपके पेंट हाउस में आके, माशाल्लाह से क्या दुनिया बसाई हुई है आपने। परिंदों का तो सुना था, लेकिन मैंने कभी किसी को मंकीज रखते हुए इस तरह से। मोस्ट एक्साइटिंग एनिमल टू बी विद। बट साहब कितने खालिस बट हैं आप खाने पीने के मामले में? देखिए शौकीन बहुत हूँ, बट मैं बड़ा कॉशियस हूँ क्वांटिटी में। ये गवादर में बनने वाला वो शानदार मंसूबा, इट्स अ नेशनल कॉज। हर बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट्स इन सी पैक करे, मुल्क के लिए अच्छा होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी ने ज़िला जेहलम के इलाके हटियाँ वाला और चनारी का दौरा किया है। अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के भाइयों को पैगाम देता हूँ कि वो तनहा नहीं है, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी अवाम उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पूरी दुनिया में उनकी मौसर वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी खिदमत और रियासत की तरक्की का मिशन लेकर इक़्तिदार में आई है। हमारी 3 माह की कारकर्दगी गुज़श्ता हुकूमत के 5 साला दौर से बेहतर है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल हो। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात जल्द होने वाले हैं, कारकुन तैयारी करें। वो मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी फोरम पर उठाने के लिए नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के मौके पर एक बड़ा मुजाहिरा किया गया, जिसमें दुनिया की तवज्जो कश्मीर की जानिब मबजूल करवाई गई। इसके अलावा लंदन, ब्रसल्स और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। और एहसास के नाम पर डिजिटल साइबर फ्रॉड की रोकथाम के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया है, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसियां, PTA और एहसास के अरकान शरीक होंगे। वर्किंग ग्रुप एहसास के प्रोग्रामों के तनाजुर में डिजिटल और साइबर फ्रॉड का तफसीली जायजा लेगा और मसाइल के सद्देबाब के लिए सिफारिशात मुरत्तब करेगा। वामने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाने की मुहिम 15 नवंबर से शुरू हो रही है। मुहिम 27 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे भी पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद में खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज करते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि हुकूमत आवाम को सेहत की बेहतरीन और जदीद सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। सरकारी हस्पतालों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली जारी है। पॉली क्लिनिक के सर्जिकल ICU की अपग्रेडेशन के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म के नज़दीक सेहत का शोबा हमारी अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का मजीद कहना था कि G11 में जल्द हस्पताल की तामीर शुरू हो जाएगी और इस हवाले से फंड्स मुख्तस किए जा चुके हैं। नाज़रीन, मजहबी हम आहंगी और मशरिक़ वस्ता के बारे में वज़ीर आज़म की नुमाइंदे खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से तमाम आलम इस्लाम को मिलकर काम करना होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सर्दी और अफलास के बायस इंसानी अलमिया रूनुमा हो सकता है। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है, इसलिए दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं कि अफगानिस्तान में हालात ख़राब हों। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुज़ाकरात के ज़रिए अफगान मसले का हल चाहते हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर समेत दीगर शहरों में स्मोक के तदारुक के लिए ज़रूरी इक़दाम पर मौसर अमल दरामद का हुक्म दिया है। अपने बयान में वज़ीर आला ने कहा कि फसलों की बाक़ियात को आग लगाने पर पाबंदी लगाई गई है और सनती यूनिट्स को एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाने की हिदायत जारी कर दी गई है। उसकी खिलाफ वर्जी पर कानून के सख्त तहत कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया।
براہ راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر اسد عمر اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ 2013 میں یہاں الیکشن لڑنے کے لیے آ گیا جی، بائی الیکشن تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ میں جب پہلی دفعہ اسلام آباد آیا، مجھے لوگوں نے کہا کہ جی لگتا ہے خان صاحب آپ سے ناراض ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی سٹنگ حکومت کے خلاف بائی الیکشن آپ کو لڑوا رہے ہیں، وہ بھی گھر سے 1000 میل دور، لگتا ہے کہ آپ کا سیاسی کریئر شروع ہونے سے پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی اللہ مالک ہے، خان کہتا ہے تو ادھر سے الیکشن لڑیں گے۔ اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ ووٹ دیے لوگوں نے، جتنی مجھے اس علاقے کے لوگوں سے محبت ملی، جتنا پیار ملا، جتنا خلوص ملا، تو میں کہتا تھا کہ اس علاقے کے لوگوں کا میرے اوپر قرض ہے۔ اور آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں ہم کیا کرتے رہے، تو یہ اس قرض کی پہلی قسط سمجھیں جو ادا ہو رہی ہے۔ ابھی یہ قرض پورا نہیں ہوا، یہ انشاءاللہ تعالی ساری زندگی بھی نہیں میں پورا کر سکتا۔ اچھا جی، ابھی بتاتے ہیں آپ کو، صاف پانی بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جی ہم کیا کرتے رہے، جس کی بات پہلے ذکر ہو رہا تھا، اس شہر کے اندر پچھلے سالوں سے نہیں دہائیوں سے ایک اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا کہ سرکار ایک دن اعلان کرتی تھی کہ میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے اس کا ایوارڈ ہو گیا، آپ کی جدی پشتی زمین ہے، آپ بیچنا چاہتے نہیں بیچنا چاہتے آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے، ہم نے ایوارڈ کر دیا۔ اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ جبرن آپ سے زمین لے لی، پھر ہوتا کیا ہے، یہ ای12 والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، جو جس سے زمین لی 30 سال گزرنے کے بعد اس کو معاوضہ نہیں دیا، اور جس کو الاٹمنٹ کی، جس نے پیسے جمع کرائے کہ اچھا یہ اب زمین جو ہے مجھے ملے گی، یہاں میں اپنا گھر بناؤں گا۔ میرے پاس ایک لڑکا، میں دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ ڈی چوک میں اس کے پاس چلا گیا، اس نے کہا جی کہ میرے دادا کو الاٹمنٹ ہوئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، پھر وہ میرے والد صاحب کے پاس آ گئی، ان کا انتقال ہو گیا، آج میرے پاس ہے زمین، مجھے آج تک نہیں ملی۔ یہ اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ظلم ختم کرانا ہے۔ قومی اسمبلی میں بل لے کر گئے، اپوزیشن کے تھے، مسلم لیگ نون نے مدد نہیں کی۔ طارق فضل چودھری کی تقریر مجھے آج تک نہیں بھولتی، جب میں گیا کہ یہ جبری قبضے جو ہو رہے ہیں یہ کو ختم ہونا چاہیے، یہ ظلم ہے۔ طارق فضل چودھری نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ عوام جو ہیں وہ خوشی خوشی اپنی زمین دیتے ہیں۔ کیوں جی چودھری صاحب خوشی خوشی دیتے ہو؟ اور مجھے یقین تھا کہ جس دن ایک ایسا وزیر اعظم ہوگا جو انصاف پر یقین کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو سیاست اس لیے نہیں کرتا کہ اس نے جائیدادیں بنانی ہے، بلکہ سیاست اس لیے کرتا ہے کہ اس نے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ یہ کالا قانون ختم ہوگا۔ اور میں نے یہ بات اس دن کابینہ میں بھی بولی۔ میں کہا خان صاحب آپ کو پتہ ہے میں زیادہ تعریفیں وریفیں نہیں کرتا، لیکن یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، آج مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کی کابینہ میں بیٹھا ہوں۔ فیصلہ کیا ہے جی؟ آئندہ سے کوئی سرکار، کوئی حکومت جو آئے گی، وہ کسی اسلام آباد کے شہری کو، کسی اسلام آباد کے زمین کے مالک کو مجبور نہیں کر سکتی کہ جبرن اس سے زمین لی جائے۔ ہاں آپ نے کوئی ہسپتال بنانا ہے، کوئی بڑے ڈیم بنانے، کوئی عوامی فلاح کے منصوبے بنانے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ سے زمین لے کر پاکستان کے طاقتور طبقے کو دی جائے، بڑے بڑے سرکاری افسروں کو دی جائے، بڑے بڑے صحافیوں کو دی جائے، بڑے بڑے جرنیلوں کو دی جائے، یہ ظلم آئندہ سے نہیں ہوگا۔ ہم قانون سے یہ شک نکال رہے ہیں۔ عوام
عوام جاگ گئی ہے اور یہ کاخ عمرہ جن کو آپ بول رہے ہو یہ بڑے بڑے پاکستان کے سٹیٹس کو کے ڈاکو ان کی دیواریں ہل رہی ہیں اور ان کی چیخیں آپ کو شام کو 7 سے 11 ٹی وی پہ سنائی دیتی ہیں. وہ کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں جی مجھ سے میڈیا والے پوچھ رہے تھے کہ جی وہ پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے کہ دوبارہ سے وہ کرنے جا رہے ہیں کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں. اور میں نے کہا بھائی آپ نے موسمی بیماری سنی ہے نا سردیاں آتی ہیں تو لوگوں کو زکام نزلہ شروع ہو جاتا ہے. پچھلے 3 سال سے ایک نئی موسمی بیماری آئی ہے سردیاں آتی ہیں تو پی ڈی ایم کی بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سایہ عمران خان کے سر پر ہے. پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ عوام کو دیکھ لو یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو. دوسرا میں تھوڑی بات ذرا زیادہ کروں گا لیکن جب میں لکھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ الحمدللہ 3 سال میں کام بہت ہوئے ہیں تو سب کی آپ سے بات کرنی ہے. دوسرا ظلم سنیں آپ. آج سے تقریباً 30 سال پہلے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے جو نوجوان ہیں ان کا نوکریوں میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا نہیں ہوگا. سارے پاکستان کے لوگوں کا کوٹا ہوگا اسلام آباد کے شہریوں کا کوئی کوٹا نہیں ہوگا. 30 سال سے یہ فیصلہ ہوا تھا. نون لیگ کی حکومت پیپلز پارٹی نون لیگ پیپلز پارٹی مسلم لیگ کاف بڑے بڑے یہ اسلام آباد کے فرزند جو ہیں اسمبلیوں کے اندر گئے. 30 سال تک کسی نے اس قانون کو نہیں بدلوا سکے. ناظرین صدر ڈاکٹر عارف الوی پشاور میں منعقدہ ڈیجیٹل یوتھ سمٹ کی افتتاحی تقریب سے ورچوئل خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. Compared to natural resources, I strongly believe that Pakistan can take a jump into the new era by using our minds, our intellectual talent and the youth bulge. All these things are important because we have a youth bulge, we have the numbers to be able to do something big in the world, and those numbers are all of you people there who are very interested in using your talents in this the fourth industrial revolution, and of which I give an example that this train is going along whooshing past us, and we have to be on board as fast as possible. While I say this, most of my words, some of my words may be in English, but I'd rather like to talk in Urdu to be able to get involved with you people and your thinking and the way Pakistan thinks. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹا ہے، جیسے آئل ایک پروڈکٹ تھی جس کو مشین میں ڈالے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں. آئل زمین کے اندر پڑا رہے، آئل ٹینکرز کے اندر پڑا رہے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. مگر جب آئل مشین میں ڈالا جاتا ہے فنکشننگ کے اعتبار سے، جب اس کو جلایا جاتا ہے، کمبسن انجن کے اندر جاتا ہے تو پھر آئل استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے ڈیٹا جو ہے نا، پہلے ہم اور آپ اپنے ذہنوں کے اندر ڈیٹا ایکیومولیٹ کرتے تھے، اپنی نظروں سے دیکھتے تھے، اپنے کانوں سے بات کو سنتے تھے، اپنے احساسات کی بنیاد پر ٹچ کی سکلز کے ساتھ ہم ڈیٹا کو ایکیومولیٹ کرتے تھے اور اس کو پھر ہمارا ذہن ہی اینالائز کرتا تھا. اب جو ڈیٹا ہے میرے اور انسانی ذہن سے کہیں زیادہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہے. کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ انسان کا ذہن کتنا ڈیٹا رکھ سکتا ہے. اور آپ لوگ کیونکہ فیملیئر ہیں ڈیٹا ٹائپ سیمینٹکس سے، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان کی اپنے دماغ کی میموری جو ہے 5 GB سے زیادہ نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنے ذہن کے اندر جو ٹولز ہیں اس کے اندر وہ یہ کرتا ہے کہ بہت ساری انفارمیشن کو پھر سائڈ ٹریک کرتا جاتا ہے، شیلف کرتا جاتا ہے اور نئی انفارمیشن آگے لاتا جاتا ہے. اب جو ڈیٹا ہے دنیا میں وہ بہت بڑھ گیا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. ساری انسانیت کے پاس آلریڈی جو ڈیٹا ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے، اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. لہٰذا
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा आप जैसे लोगों के स्किल सेट्स की अहमियत बन जाएगी। लिहाजा ये न्यूरल नेटवर्क्स को देखा जा रहा है कि किस अंदाज से ये एनालिसिस जहन करता था। रॉ डेटा क्रंचिंग से हटकर न्यूरल नेटवर्क्स वो चीज़ है जिसके अंदर एनालिसिस कम डेटा से और बायस डालकर उसके अंदर हो सकता है। तो इस डेटा का एनालिसिस जो है इसके अंदर हमें आईटी स्पेशलिस्ट चाहिए, मगर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की चाहिए जो एप्स डेवलप करें, जो हर लेवल पर डेटा एनालिसिस के एतबार से मार्केट की और कॉमर्स की आउटरीच कर सकें। हर एक के पास डेटा है। मेरा अगर अस्पताल है, मेरी अगर क्लिनिक है, मेरी अगर दुकान है, तो मैं भी चाहता हूं कि अपने डेटे को सही तरह से एनालाइज कर लूं, और मैं भी ये चाहता हूं कि मेरी आउटरीच बढ़े, जो मेरे ग्राहक हैं उन तक मैं पहुंच सकूं, और इससे बेहतर निज़ाम टीवी पर इश्तिहार देना एक ज़माने के अंदर मुमकिन था, बहुत कॉस्टली तो है, मगर सोशल मीडिया तो किसी हद तक मुफ्त है। आप सोशल मीडिया के तहत अपना काम, अपनी बात पहुंचा सकते हैं सबको, तो ये एक बड़ी ताकत बनती जा रही है। ये अखबार किसी हद तक ख़त्म होता जा रहा है। टेलीविज़न, आपको मालूम है एडवर्टाइजिंग का अब बहुत बड़ा चंक जो है वो टेलीविज़न से हटकर सोशल मीडियम पर आ गया है। फेसबुक में 4-5 कंपनीज है दुनिया की, यानी आप ये देखें कि अगर आप बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ों के माजी के एतबार से वो आपने नहीं देखा कि एक ज़माना था आज से 10-15 साल पहले, जब जो तेल की कंपनियां थीं, जब नेचुरल रिसोर्स वाली कंपनियां थीं, वो दुनिया की ताकतवर तरीन ग्रुप्स थे, फॉर्च्यून टॉप 10 के अंदर भी वो होते थे। अब वो सारे हट गए वहाँ से, और कौन सी कंपनियां आ गई हैं जिसके लिए एक लफ्ज़ अब इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, गैफाम। गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये वेस्ट की साइड पर है। टेंसेंट, अलीबाबा, बहुत सारी चाइनीज कंपनीज हैं जिनकी बेइंतहा आउटरीच है। तो लिहाजा ये कंपनीज अब अहमियत अख्तियार कर रही हैं। इन कंपनीज को, और ये सारी चीजें चलती हैं दिमाग से। इसके अंदर तेल नहीं चाहिए, इसके अंदर नेचुरल रिसोर्स नहीं चाहिए, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। दैट इज वेयर मैं समझता हूँ आप सब लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। ये इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो आप में से ऐप डेवलपर्स हैं, जो आप में से ये असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कॉमर्स को, ये आप सब लोग डायरेक्ट सेल पर हैं। इसमें कोई ये भी कैफियत नहीं है कि किसी की सिफारिश लगेगी। आप अपनी स्किल्स अख्तियार करें, दुनिया में मार्केट करें। दुनिया में आपकी स्किल्स बिकेंगी, पाकिस्तान में बिकेंगी, दुनिया में बिकेंगी। घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस इंडस्ट्री की, जिसको मैं समझता हूं कि आप लोगों ने पहचानना भी शुरू कर दिया है। और इस इंडस्ट्री पर हुकूमत और हुकूमत के कंट्रोल्स और ये सारी चीज़ों का कम असर है। आप आज़ाद हैं। ये जैसे एक ज़माने में सारी तिजारत का जो हाईवे होते थे, वो या तो सड़कों से तिजारत चलती थी, या समुद्री जहाज़ों से चलती थी, या हवाई जहाज़ों से तिजारत चलती थी। अब ये जो कम्युनिकेशन का ब्रॉडबैंड है और कम्युनिकेशन के हाईवेज हैं, इनके जरिए आप डायरेक्ट बेच सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। पाकिस्तान में बैठे हुए आप अर्जेंटीना के किसी दूसरे छोटे से शहर के अंदर वो चीज़ बेच सकते हैं। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए तो एक बड़ा सुनहरा ज़माना है कि हर अंदाज से आप हर जगह पहुँचने के काबिल हैं, अपनी प्रोडक्ट ले जाने के काबिल हैं। अब इसके साथ साथ एक और क्या कैफियत है कि पाकिस्तान ने, इग्नाइट ने मिसाल के तौर पर एक काम शुरू किया जिसके अंदर आपकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, ये इस बात का इम्कान नहीं है कि हम बैचलर ऑफ आईटी प्रोड्यूस करें और बहुत सारे हम लाखों की तादाद में प्रोड्यूस कर दें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं होगी कि हम लाखों लोगों को इस हवाले से तैयार कर सकें। मगर आप लोग, बहुत सारे लोग जो बीएस करने से पहले मैट्रिक, आपको इंग्लिश का इल्म है, आपको थोड़ा बहुत मैथ्स का इल्म है, मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन का कुछ इल्म है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो लिहाजा इग्नाइट ने डिजी स्किल्स शुरू किया। अगर आप वाकिफ नहीं थे तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर 20 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। 20 लाख इज नॉट अ स्मॉल नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और उन 20 लाख लोगों के अंदर 16 लाख लोगों ने डिजी स्किल्स का पहला प्रोग्राम पूरा किया और दूसरा प्रोग्राम अब होने वाला है। तो लिहाजा बहुत सारे एरियाज हैं जहां अपनी स्किल्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं।
इसी तरह से पाकिस्तान में सारा हाईवे आपका पुख्ता होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर डिजिटल पेमेंट्स का निज़ाम भी अब शुरू हो गया है, हो रहा है। एहसास का सारा जो डेटा है उसको एनालाइज कर सही तरह से फंडिंग कर सकते हैं। इस बात का भी इम्कान है जो अनकरीब हो जाएगा कि जिसमें भी एहसास के पेमेंट्स दिए जाते हैं जिन खवातीन को, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाए। इस बात का भी अब इम्कान बढ़ गया कि आप डायरेक्टली अब किसी और को पे कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो। आप ख्वाहिश आपकी हो कि किसी को पेमेंट करना है, अपने भाई को पेमेंट करना है, तो आप डायरेक्टली इर्रेस्पेक्टिव, ये प्लेटफॉर्म की फिक्र बैकग्राउंड में होगी, फोरग्राउंड के अंदर आप सिर्फ अपना पैसा भेज सकेंगे। ये डिजिटल पेमेंट्स जो है ना, ये अगर एक मरतबा शुरू हो गई तो पाकिस्तान के अंदर फ्लो ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड मनी आसान हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी मईशत के अंदर, और हर एतबार से यानी ये कहा यह जाता है कि अगर डिजिटल पेमेंट्स और ये सारी चीज़ें कर ली जाएं तो जीडीपी पर बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब ये भी आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर देखो, ये चीज़ दुनिया की मार्केट में आप बैठ गए, ये सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट नहीं है, सारे गाहक आपको दुनिया के अंदर पता है। तो क्या हुआ पिछले साल आप सब लोगों की मेहनत से, और इस वजह से कि हुकूमत ने इस बात को खूब पुश किया है, तो पिछले साल 47% प्रोग्रेस हुई और $2 बिलियन की आपकी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हुई। पाकिस्तान में चौथे नंबर पे है दुनिया में फ्रीलांसिंग के अंदर, चौथे नंबर पे दुनिया पर। कितनी बड़ी बात है भाई, हम सोच भी नहीं सकते थे, बट दिस इज अ फिगर विच इज वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, और इसी तरह से आप एप्स बना रहे हैं, एप्स बनाकर, अच्छा एप्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल टोटली इन्वेंटिव हों, बाहर की एप्स को देखें, पाकिस्तान की सूरत हाल के एतबार से, कम्युनिकेशन के एतबार से उसको मॉडिफाई करें, इम्प्रूव करें और ऐप्स लेकर मार्केट के अंदर आए। फिर डायरेक्ट सामान बेचने के हवाले से अमेज़ॉन का आप देखें कि अमेज़ॉन पाकिस्तान के अंदर से अमेज़ॉन सेलिंग शुरू हुई है और हज़ारों लोग अब इसके अंदर, इनकी भी ट्रेनिंग हो रही है हज़ारों की, और उसके साथ साथ ये आप ये देखें कि ये वैल्यू एडेड कैफियत है कि आपने चीज़ बनाई और डायरेक्टली बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, आपने डायरेक्टली कस्टमर को आपने अपनी चीज़ बेची, और आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं वो ये आसानियाँ पैदा करते हैं लोगों के लिए कि ये आप लोगों को इस रास्ते पर डाल भी सकते हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये इस डिजी स्किल्स के हवाले से या आपकी स्किल्स के हवाले से हर काम, हर कारोबार जो आदमी आज शुरू करता है उसको ज़रूरत है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, अकाउंट्स में मदद की ज़रूरत है, अपने लेजर्स मेंटेन करने की ज़रूरत है, ग्राहक तक पहुंचने की ज़रूरत है, छोटे छोटे टिकटॉक टाइप के इश्तिहार बनाने की ज़रूरत है। दो अभी बैंड है मगर बातचीत चल रही है हुकूमत की कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूरी कर लें तो इसका इम्कान है कि वहाँ पर चले। तो छोटे छोटे इश्तिहार बनाकर इन सब चीज़ों को बेचने की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी की पाकिस्तान को बड़ी इंतहा शिद्दत के साथ ज़रूरत है कि पाकिस्तान कम से कम एक साइबर सिक्योर मुल्क रहे। हेल्थ के अंदर ज़रूरत है। कोविड के अंदर आपने देखा कि कोविड के हवाले से कितनी आसानी से पाकिस्तान ने इसको काबू किया, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर स्किल्स, हमारी डेटा एनालिटिक पॉसिबिलिटीज़ और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कैफियत और ये कहना कि हम टोटल लॉकडाउन में नहीं जाएंगे। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पेशावर में मुनक्किदा डिजिटल यूथ समिट की इफ्तिताही तकरीब से वर्चुअल खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि प्रिंट मीडिया की जगह डिजिटल मीडिया बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की ज़रूरत है।